वेरी गुड मॉर्निंग डियर प्रशिक्षु। मैं डॉक्टर सोनू भारती, प्रवक्ता मनोविज्ञान, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जौनपुर। विषय वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। उभरते समाज के प्रमुख मुद्दे। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर। तो हम जो उभरते समाज के प्रमुख मुद्दे हैं उसके प्रमुख शिक्षण बिंदु हैं अर्थ संकल्पना, शिक्षा के सार्वभौमिककरण के उद्देश्य, आवश्यकता एवं महत्व, समस्याएं, शैक्षिक अवसरों की समानता, भारतीय शिक्षा में असमानताएं, शैक्षिक अवसरों में असमानता के कारण, शैक्षिक अवसरों की समानता के हेतु उपाय। तो शिक्षा के सार्वभौमिककरण में शैक्षिक अवसरों की समानता के बारे में हम बात करते हैं। तो शिक्षा मनुष्य के सर्वांगीण विकास की पूर्णतया अभी एक व्यक्ति है। शिक्षा एक ऐसी सामाजिक एवं गतिशील प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्मजात गुणों का विकास करके उसके पर्सनालिटी को अभिसंचित एवं पुष्पित एवं पल्लवित करती है। व्यक्ति को सामाजिक वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने योग्य बनाती है। इतना ही नहीं, यह प्रक्रिया व्यक्ति को उसकी संपूर्ण विवेकपूर्ण एवं व्यवहार एवं कर्तव्यों का ज्ञान कराते हुए उसके विचारों में सकारात्मक परिवर्तन करती है। शिक्षा के सार्वभौमिककरण का व्यापक अर्थ एवं निश्चित संदर्भ में इसका शाब्दिक अर्थ है कि शिक्षा की किसी भी निश्चित स्तर पर सभी लोगों को अनिवार्य और निःशुल्क रूप से उपलब्धता कराना। शिक्षा के सार्वभौमिककरण का संकल्प नवीन नहीं है, अपितु भारत में प्राचीन काल से ही विकसित हो चुकी थी। शिक्षा के सार्वभौमिककरण की संकल्पना आधुनिक विद्वानों के कथनों से स्पष्ट हो सकती है। तो पहले कथन में हम बात करते हैं जेपी नायक जी क्या कहते हैं। शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम बनाने तथा इसे राष्ट्रीय विकास से संबद्ध करने की आवश्यकता है। शिक्षा को भारत के जनसाधारण से उस वर्ग की ओर उन्मुख करना है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने हेतु मजबूर हैं, ताकि उनमें आत्मचेतना जागृत हो सके और उनकी उत्पादक क्षमताएं प्रस्फुटित होकर उन्हें राष्ट्र निर्माण के कार्य में प्रभावी रूप से सहयोगी बनाने में योग्य बनाया जा सके। ये जेपी नायक जी कहते हैं। वो अब बात करते हैं एस चक्रवर्ती जी क्या कहते हैं। एस चक्रवर्ती जी कहते हैं कि सामाजिक पुनर्निर्माण करने की दृष्टि से जिसके लिए देश की प्रतिबद्धता है, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिककरण की एक समस्या का निसंदेह निर्णयात्मक महत्व है। ये चक्रवर्ती जी कहते हैं। अब हम बात करते हैं शिक्षा के सार्वभौमिककरण के उद्देश्य के बारे में। इनके सार्वभौमिककरण के उद्देश्य में बहुत सारे बातें कही गई हैं, जैसे शिक्षा मानव की एक विशेष उपलब्धि है। अतीत काल से ही मनुष्य ने जागरूक रहकर अपनी वाक्य शक्ति व्यक्ति और व्यक्ति के बीच, समुदाय तथा समुदाय के बीच, संतति और संतति के बीच अपने व्यवहारिक अनुभव का भंडार का संचार करने के लिए उपयोग किया है। अंततः शिक्षा के सार्वभौमिककरण के प्रमुख उद्देश्य हैं जैसे ज्ञानार्जन, बौद्धिक एवं मानसिक विकास, शारीरिक विकास, नैतिक एवं चारित्रिक विकास, सांस्कृतिक विकास, सामाजिक कुशलता का विकास, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, जीविकोपार्जन, विवेकपूर्ण निर्णय क्षमता का विकास, अंतर्वैयक्तिक संचार कौशल का विकास, वातावरणीय सामाजिक समायोजन कौशल का विकास। इन सब विकास को बहुत फोकस किया गया है जो शिक्षा के सार्वभौमिककरण के उद्देश्य हैं। अब हम बात करते हैं शिक्षा की क्या आवश्यकता एवं महत्व है। तो शिक्षा की आवश्यकता क्या महत्व है, तो इसके ऊपर थोड़ी सी हम बात करते हैं। शिक्षा प्रारंभ में एक जैविक आवश्यकता के रूप में विकसित हुई थी। मनुष्य किंतु अपनी मूल प्रवृत्तियों की जन्मजात कमजोरियों के बावजूद स्वयं को जीवित रखने तथा अपना विकास करने में सक्षम हो सका। वातावरण से निरंतर संघर्ष करते हुए
उसने जीना सीखा और क्रमशः सामूहिक प्रयासों के लिए अपना एक समाज गठित किया। समाज के प्रत्येक वर्ग व्यक्ति को शिक्षा की सुलभता व सुगमता की आवश्यकता है। यानी शिक्षा का संबंध किसी वर्ग या समूह से नहीं है, बल्कि इसका संबंध देश की समस्त जनता से है। यह प्रत्येक स्तर पर जीवन का स्पर्श करती है। ब्रिटिश काल में प्राथमिक शिक्षा पर गठित आयोग हंटर आयोग ने भी कहा है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, भारतीय शिक्षा के नवीन प्रयास में हंटर आयोग जब बना था 1882, उसने प्रारंभिक शिक्षा के ऊपर ज़्यादा बात किया था। जो हंटर थे उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा के ऊपर ज़्यादा प्रयास किया था। उन्होंने बताया था, जो हंटर आयोग ने बताया था कि शिक्षा को जनसाधारण की शिक्षा मानना चाहिए। शिक्षा के सार्वभौमिकरण की प्रगति एवं उससे संबंध उपलब्धियों का आकलन उसकी आवश्यकता एवं महत्व एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। इस प्रकार शिक्षा का सार्वभौमिकरण आवश्यकता एवं महत्व के कुछ बिंदुओं पर हम बात करते हैं, जैसे साक्षरता में शैक्षिक विस्तार, दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति, स्व शिक्षा, व्यक्तित्व का विकास, सफल जनतंत्र का निर्माण, राजनैतिक जागरूकता, सामाजिक समानता में अभिवृद्धि, सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय की भावना का विकास, सांप्रदायिकता का समूल नाश। इन सब चीज़ों के ऊपर शिक्षा की आवश्यकता के बारे में बताया गया। यानी शिक्षा के सार्वभौमिकरण के परिणाम स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को साक्षर बनाने के साथ ही साथ उसकी साक्षरता की उपलब्धि से उसका परिवार, समाज तथा राष्ट्र की भी लाभान्वित होता है। इतना ही नहीं, वह अपने परिवार एवं समाज के प्रौढ़ों को साक्षर बनाने का प्रयास करने में भी समर्थ हो सकता है। साक्षर व्यक्ति अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर बन सकता है। अपने घर का हिसाब किताब, क्रय विक्रय करने तथा समाचार पत्रों से देश विदेश के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता है। साथ ही साथ अंशकालिक शिक्षा, पत्राचार शिक्षा या विभिन्न योजनाओं से व्यक्ति अपने व्यवसाय के साथ साथ निरंतर जारी रखने में सक्षम हो सकता है। शिक्षा की सार्वभौमिकता में व्यक्ति के विकास में हेतु एक निश्चित आयु एवं अवधि तक शिक्षा प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। मनुष्य को समाज की मुख्य धारा में शिक्षा की अपरिहार्यता की ही जोड़ सकती है। सार्वभौमिक शिक्षा किसी भी प्रजातांत्रिक देश के विकास का जनतंत्र ही सफलता के लिए आवश्यक होती है। जनता के सक्रिय सहयोग एवं सहभागिता से जनतंत्र का आर्थिक विकास के लिए शिक्षा का अधिक से अधिक प्रसार आवश्यक है। शिक्षा का अनिवार्य रूप से देश के प्रत्येक छात्र को बिना किसी भेदभाव के प्राप्त होनी चाहिए। सार्वभौमिक शिक्षा इसलिए भी महत्व है क्योंकि नागरिकों के कर्तव्य में अधिकारों के प्रति उत्तरदायित्व की भावना जागृत होती है। वह सफल एवं वास्तविक लोकतंत्र के प्रतिनिधित्व के लिए शिक्षा का सार्वभौमिकरण अपरिहार्य है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में अधिकांश व्यक्ति निरक्षरता के कारण सामाजिक भेदभाव के प्रति प्रतिकार भी करने में असमर्थ होते हैं। साथ ही विकास के अवसरों का लाभ उठाने में भी सक्षम नहीं हो पाते हैं। प्रतिभाशाली व्यक्ति भी राष्ट्र व समाज की चाह कर भी उचित सेवा शिक्षा के अभाव के कारण नहीं कर पाते हैं। ये है आवश्यकता एवं महत्व शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य में। अब हम बात करते हैं समस्याएं क्या हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 45 के अनुसार संविधान लागू होने से 10 वर्ष के अंदर 6 से 14 तक की आयु के सभी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देने का संकल्प लिया गया था, जो प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए परम आवश्यक है। तो अब समस्याएं क्या क्या है, हम छोटी छोटी बिंदुओं पे बात करते हैं। तो सुविधाओं की सार्वभौमिकता का अभाव, नामांकन की सार्वभौमिकता का अभाव, शिक्षा के बीच छोड़ने की सार्वभौमिकता का अभाव, ये सब चीज़ें आपको बताई जाती हैं।
जैसे घर में प्राथमिक विद्यालयों की दूरी होने के कारण छात्रों को पैदल जाना पड़ता है, तो जो उनके लिए कष्टकारी एवं दूर जान पड़ता है। अभिभावक भी बच्चे के प्रति संशंकित रहते हैं। इतना ही नहीं, अधिकांश बच्चे ऐसे भी हैं जिनका विद्यालय 6 वर्ष की अवस्था में प्रवेश होता है। कहीं कहीं तो प्रवेश के समय छात्र की आयु 10 से 11 वर्ष भी देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त छात्र शाला में आकर कुछ समय के पश्चात कई कारणों से विद्यालय छोड़ जाते हैं और अपरिपक्वता की अवस्था में छात्रों को पाठशाला से किन्हीं कारणों से हटना शिक्षा के अपव्यय अवरोधन को बढ़ाता है। जैसा हर्टन कमेटी 1929 में कहा गया, शिक्षा के जो अपव्यय अवरोधन हैं उनको कैसे दूर हटाया जाए। जो प्राथमिक विद्यालय में बच्चे जाते हैं उनके कारण वो कमेटी का गठन किया गया था, उसका पता लगाया गया था, तो यानी अपव्यय अवरोधन प्राथमिक विद्यालयों में न हो पाए। अब हम बात करते हैं प्रयास, यानी शिक्षा काल के क्या क्या प्रयास किए गए थे। स्वतंत्रता से पूर्व तथा स्वतंत्रता से पश्चात शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए समय समय पर नियम, कानून, आयोग, समितियां बनाई गई हैं। भारतीय शिक्षा के ऐतिहासिक क्रम में को निम्न प्रकार से अवलोकित किया जा सकता है, जिनका अंतिम रूप उद्देश्य प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से शिक्षा का सार्वभौमिकरण ही था। जैसे वैदिक कालिक शिक्षा और बौद्धकालीन शिक्षा। वैदिक कालीन शिक्षा में आपको प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में पढ़ी होंगे कि वैदिक कालीन शिक्षा कैसे दी जाती थी, बौद्धकालीन शिक्षा दी थी। जैसे उपनयन संस्कार था आपके वैदिक शिक्षा में, बौद्धकालीन शिक्षा में अलग प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, तो वैदिक कालीन में प्राचीन शिक्षा के अंतर्गत आती थी। दूसरी पॉइंट आपके मध्यकालीन इस्लामी शिक्षा, दो इस्लाम में मकतबों में दी जाती थी, जो भारतीय शिक्षा की व्यवस्थाएं, उनकी समस्याओं के बारे में बताता था। पहला चार्टर्ड एक्ट जब बना था 1813 में, तो इस एक्ट के तहत पहली आनी शिक्षा के व्यवस्था के बारे में बात की गई थी। फिर प्राच्य पाश्चात्य का विवाद हुआ, फिर मैकाले का विवरण पत्र आया जो 1835 में, फिर लॉर्ड ऑकलैंड का विवरण पत्र आया, फिर वुड का डिस्पैच आया, फिर हंटर कमीशन बना। इसके बाद आपका शिमला शिक्षा सम्मेलन हुआ, फिर भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 में बना। ये आपका जो विश्वविद्यालय अधिनियम आयोग के थ्रू बना था, यानी भारतीय स्वतंत्र होने से पहले ये आयोग बने थे। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आयोग 1904 में बना। लॉर्ड कर्जन का प्राथमिक शिक्षा नीति संबंधी का प्रस्ताव आपका बना। हर्टांग समिति, अभी हमने जो बात की थी अपव्यय अवरोधन के ऊपर बात करती है। वुड का एबर्ट रिपोर्ट 1937 में बना। वहीं वर्धा शिक्षा सम्मेलन बना, जिसके तर्ज पे वर्धा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। वहीं जाकिर हुसैन समिति बनी। उसके बाद सार्जेंट योजना बनी थी 1944 में। अब हम बात करते हैं जो स्वतंत्रता के उपरांत बनी। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उसके बाद किन आयोगों को गठन किया गया था, जिसे हम भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं। पहला जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बना था 1948 और 49 में। इस आयोग के अकॉर्डिंग पहली बार भारतीय शिक्षा, उच्च शिक्षा के बारे में बात की गई थी। जो उसके बाद हमारा मुदालियर आयोग 1952 में बना, जो माध्यमिक शिक्षा के ऊपर फोकस करता था। इसके बाद कोठारी आयोग बना जो 1964 में बना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में बनी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 में बनी। अब इतने वर्षों के बाद अब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है 2020 में, अब उसको हम लोग कुछ ही वर्षों 2022 के आसपास शुरू करेंगे। उसके अकॉर्डिंग हम उसका क्रियान्वयन करेंगे। उसके बाद आचार्य राममूर्ति समिति 1990 में बनी। यशपाल समिति 1992 में एंड 93 में बनी। उसके बाद आपका नवोदय विद्यालय का बनाया गया। उसके बाद ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड बना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड बना। ये आपके जो स्वतंत्रता के उपरांत बने थे, ये सब आपको बताया गया था। जैसे आपका उसके तहत आपके राष्ट्रीय साक्षरता मिशन भी बना।
सर्व शिक्षा अभियान भी बना। मध्याह्न भोजन मिड डे मील की योजना 1995 में शुरू की गई। 86वां संविधान संशोधन भी किया गया जो आपको शिक्षा से जोड़ा गया था। वहीं निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में बना, जिसके तहत 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा एवं देनी थी। अब बात करते हैं, जैसे अब इन सब चीज़ों को देखते हुए जो शैक्षिक का सामाजिकरण तथा राष्ट्रीय प्रगति के लिए आवश्यकता थी, शिक्षा की अनिवार्यता देश की सभ्यता एवं संस्कृति के विकास के लिए और राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुकूल समाज के नवनिर्माण के लिए अपेक्षित है। यदि प्रत्येक व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध नहीं होगी तो संस्कृति में जो सामाजिक परिवर्तन आ रहे हैं उनके अनुकूल मूल्यों और मान्यताओं को में परिवर्तन नहीं आ सकते हैं, जिसके फलस्वरूप सांस्कृतिक विडंबना उत्पन्न होकर सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाएगी। यही कारण है कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण आवश्यक ही नहीं अपितु अपरिहार्य है। अब जो आप बात करते हैं आगे, जो शैक्षिक अवसरों की समानता हेतु यथासंभव है कि विद्यार्थियों के घर के आसपास शिक्षा संस्थाएं स्थापित की जाए। छात्रावास की सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। छात्रों को यातायात साधन उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि शैक्षिक उन्नति हो सके। निर्धन छात्रों जो पुअर छात्र हैं उनको छात्रवृत्तियां अधिक संख्या में दी जानी चाहिए, जिससे शैक्षिक सुधार हो सके। शैक्षिक विकास की स्पष्ट और समान नीति तैयार की जानी चाहिए। शिक्षण शुल्क यथासंभव समाप्त कर देना चाहिए। ये शैक्षिक अवसरों को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। पुस्तकें और ड्रेस, स्टेशनरी तथा स्कूल अल्पाहार निःशुल्क दिया जाना चाहिए। विद्यालयों में उपचारात्मक शिक्षण तथा पूरक शिक्षा कार्यक्रम संचालित होने चाहिए ताकि शैक्षिक निष्पत्ति से संबंधित न्यूनतम मापदंड प्राप्त किया जा सके। दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को सशक्त व सर्वसुलभ बनाना चाहिए। निसंदेह भेदभाव से मुक्त तथा समानता के आधार पर संचालित की जाने वाली समान विद्यालय प्रणाली ही शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक अवसरों की पूर्णतया समानता के संकल्प को पूरा करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। ये थे आपके जो टॉपिक के ऊपर हमने बात की। अगले टॉपिक में हम आपसे बात करेंगे शिक्षा का व्यवसायीकरण एवं इस पर नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। थैंक यू।